देखो यहाँ पे इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं था इसमें। एरिस्टोक्रेट्स थे, क्लर्जीमैन, प्रीस्ट, हाई रैंक नोबल्स आप कह सकते हो, जो स्टेट्समैन आप कह सकते हो, जो यहाँ जो किंग के अंडर जो कोर्ट ऑफ किंग है उसमें जो ऑफिशियल्स काम करते हैं वो थे असेंबली ऑफ नोटेबल्स। एक ग्रुप था और एक ग्रुप हाईली फंक्शनरीज ग्रुप्स था, और एक ओकेजनली किंग कभी कभी बुलाता था, ओकेजन्स पे बुलाता था। ठीक है, यहां पे इनका रोल एक्चुअली सेकेंडरी है। अगर पार्लियामेंट एग्री करता है, अपना एफर्मेशन शो कर देता है कि ठीक है भाई हम ड्राफ्ट कर देंगे, तुमने नई पॉलिसीज बनाई है, ठीक है ये प्रपोजल्स अच्छा है, हम कर देंगे, ड्राफ्ट कर देंगे, ड्राफ्ट कर दिया, हो गया सारा, ठीक है कहानी खत्म हो गई, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट यहां पे क्या है कि ये कह सकते हो कि ये कंटीजेंसीज, इन सम सॉर्ट ऑफ कंटीजेंसीज, कि फ्यूचर में कोई अगर कंटीजेंसीज क्रिएट हुई, अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, प्रॉब्लम हुआ, तो चार्ल्स को पता था यहां पे होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो इसने प्रपोजल्स बनाए हैं, जो रिफॉर्म में मेंशन उसने किया है, एग्जेम्पशंस मैंने आपको बताया था, सारी कहानी किसके ऊपर थी वहां पे वो तो हटा दिया ना कि आप क्या करना है, टैक्सेस रहेंगे मगर उसमें कुछ भी एग्जाम्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है, ठीक है, और थर्ड है, तो ये जो है जिनको एग्जाम्शंस थी यहाँ पे, वो भी आप क्या करेंगे, वो एग्जाम्शंस क्या हो गया, अब वो खत्म हो गई। अब ये भी इसी सर्कल में आएंगे, ये नया फिस्कल पॉलिसी था, ये नई रिफॉर्म्स थी, ठीक है। तो इसको पूरा पहले से ही पता था चार्ल्स को कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये प्रोसीजर है ना, ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। सपोज कीजिए, आज की एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देखो हमने कल पढ़ा था, आपसे मैंने पूछा था, मैंने कहा था प्रेसिडेंट जो है हमारा है, एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, प्रेसिडेंट के पास पावर जो है वो एक्चुअली नॉमिनल हेड है। फिर मैंने कहा था बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, अगर आप देखोगे वहाँ पे उसके पास बहुत सारी पावर है, उसके काम के बिना तो कोई भी जो है फंक्शनिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा था उसको जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसको थोड़ा डिफरेंट करती है, खासकर जब कंटीजेंसीज होंगी। कंटीजेंसीज कब होती है, जब इमरजेंसी होती है, ठीक है। तो जब इमरजेंसी होती है उस टाइम में ऑर्डिनेंसेस की उसके पास पावर होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है, थोड़ा पावरफुल बन जाता है, हमें लगता है, बट एक्चुअली एम्पेरिकली एंड प्रैग्मेटिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो इमरजेंसी को एक्सटेंड करता है, लगाता भी है, तब भी उसको कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसको भी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल दूंगा, जो हमारे जो अब तो यूटी है, हम पहले जो हम स्टेट थे, ठीक है, और जब हम स्टेट थे तो उससे पहले ये जो एक हिस्टोरिकल अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल्स को हटाया गया, यूटी बनाया गया। आपको क्या लगता है कि वेदर इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनली डन और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैसा हुआ, ये हुआ कि आपको क्या लगता है कि बस उन्होंने बोल दिया हो गया? ये सारा का सारा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उन्होंने एक प्रोसीजर को फॉलो किया हमेशा। बट क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, बट उनके पास एक एज होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मोस्टली उन्हीं का रहता है, ये होता है, मेजॉरिटी में आया है तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर से काम करेंगे, नहीं, वो अगर आप अच्छे से देखोगे ना, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ या कुछ भी हुआ, या इससे पहले जो गवर्नमेंट्स काम करती थी, जो भी उन्होंने अमेंडमेंट्स की, चेंजेस की, नए लॉज बनाए, लोगों ने अपोज किया, ऑपोजिशन हुई, वो सारे के सारे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हुए हैं। बस एज ये रहता है कि जब मेजॉरिटी होगी तो उन्हीं का बंदा होगा, जैसे मतलब फॉर ए लेमैन। तो यहाँ पे वही प्रोसीजर है, मगर यहाँ पे क्या किया कि इसने क्या किया, इन्होंने सिर्फ पास करना था। अगर ये पास कर लेते नोटेबल्स, ठीक है, तो नोटेबल्स पास कर लेते तो फिर शायद कहानी कुछ और होती। अब मेरी बात समझे कि नहीं? सो यहां पे सिर्फ क्या चाहिए थी, सहमति चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था। किसको किसको सपोर्ट चाहिए था? किंग को, एक्चुअल में किंग को चाहिए था, किंग को सपोर्ट चाहिए था। अब वो सपोर्ट पार्लियामेंट से तो नहीं मिला, तो इसने क्या किया, एंडोर्स किया कि भाई असेंबली ऑफ नोटेबल से ले लेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि नोटेबल्स ने भी क्या कर दिया कि उन्होंने भी
रिजेक्ट कर दिया। अभी मैंने बताया था आपको रिजेक्ट क्यों किया, पार्लियामेंट्स ने रिजेक्ट क्यों किया और इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया। देखो एक चीज मैं लिखा देता हूं, आप थोड़ा लिख लो इसको। हमने अभी तक पढ़ा कि पार्लियामेंट्स जो थे वो अपने सेल्फ रिगार्ड और सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये चीज कर रहे थे, और पहले भी वो जितने भी प्रीवियस किंग्स रहे हैं उनके साथ वो टसल में आए हैं। यहां पे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। 1763 में 1763 में क्या हुआ था कि इनका जो है मोस्टली जो है एक फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स इन्होंने ब्लॉक कर लिया था। इस डेट को पार्लियामेंट्स ने एक फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स था उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम में भी मतलब मैंने आपको कहा कि ये एक हिस्टोरिकली दैट इज टोटली मैनिफेस्टेटेड कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत ओकेजन्स पे जो भी किंग रॉयल ऑर्डर पास करता था उसको ये ब्लॉक कर देते थे। किंग के साथ इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। ठीक है, अब देखो पर यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने कि अगर 70% ये अपने बारे में सोचते थे मगर 30% इनको फ्रांस के नेशन की भी परवाह थी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट्स थे ना, उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा भाई ये जो आप पॉलिसीज बना रहे हो, ठीक है, तो ये तो नेशन के अगेंस्ट है, और दूसरा इसमें स्टेट जनरल की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, नेशन के अगेंस्ट का मतलब नेशन के अगेंस्ट कैसे हो गया? अरे यार ये तो एक हिसाब से देखें ये तो हम कहेंगे ये तो बहुत अच्छी चाल से तो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लाए, इससे क्या होता? मैग्नीफाई होता है इनकम की? नहीं होता, बिल्कुल क्यों नहीं होता। मैंने आपको बताया था पेट में दर्द सिर्फ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ही था, क्योंकि उनकी प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस खत्म हो रही थी, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे मैजिस्ट्रेट्स को भी उससे नुकसान होता है, उनकी सैलरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता, टैक्सेस में के सर्कल में वो भी आ जाते, उनको भी देना पड़ता। मगर अगर ये 70% अपने बारे में सोचते थे तो 30% फ्रांस के लोगों के बारे में भी सोचते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोंटेस्क्यू जैसे पर्सन्स वो इधरी से बिलोंग करते थे, वो इसी क्लास से बिलोंग करते थे, वो भी जज था, बैरन था। सो इसका मतलब है अगर वैसे जैसे बंदे रहे हैं उसमें तो पॉसिबिलिटी है और भी बंदे होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो बात समझ आती है कि उन्होंने कहा कि भाई तुम ये चीज़ें कर रहे हो ये ठीक नहीं है, हमें स्टेट जनरल की सपोर्ट चाहिए, वो तो बात समझ आती है, इन्होंने सही बोला। बट इन्होंने ये कैसे कहा कि अगेंस्ट नेशन है? नेशन के अगेंस्ट कैसे? ये तो भाई अच्छा है। मेरी बात समझ आई नहीं? मैं रिपीट करता हूं। देखो आप लोगों को ना जो चीज़ बहुत इजी है ना वो तुमने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, वरना मुझे इतना टाइम नहीं लगता इसको पढ़ाने में। और मेरी बात समझे कि नहीं? आप लोगों ने खुद कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अपने माइंड को अभी इतना रखो, इतना मत खोलो इसको। हमने चार्ल्स की क्या पॉलिसीज पढ़ी? क्या थी पॉलिसी चार्ल्स की? ट्रेजरी खाली हो गया था ना, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? रिफॉर्म्स के नाम पे क्या 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 बोला? सिंपल सी बात है, एग्जेम्पशंस हटा दो, अब सभी टैक्सेस देंगे, हैं? अब कोई एग्जेम्पशंस नहीं रहेंगे। पहले क्या था? एग्जेम्पशंस थी, ठीक है, एंड दोज एग्जेम्पशंस वर एक्चुअली एंटाइटल्ड एंड एंजॉयड बाय फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, और उसमें यही था, उसमें ऐसा नहीं था जैसे आज के टाइम में मोस्टली होता है कि आपके पास बहुत एसेट्स होंगे, बहुत ज़्यादा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आप पोजेस करते तो यू आर एलिजिबल फॉर टैक्सेशन, टैक्स के लिए आप एलिजिबल होंगे। मगर वहाँ पे आप वो सिस्टम पहले वाला नहीं था, अब वो खत्म हो गया, एग्जेम्पशंस नहीं रहेंगे, आप टैक्स के सर्कल में आ पाओगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है उसी से, तो क्योंकि उसने पहले अपनी पॉलिसी में कहा था कि हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू को जनरेट करेंगे और इनकम इन्हांस करेंगे। मगर कैसे इन्हांस करेंगे इनकम? ठीक है, कि जो लोग टैक्सेस नहीं देते थे उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी वो भी देंगे। अब सिंपल बात है, इसमें तो
फ़ायदा ही होता है ना। देखो किंग के पास पैसा आता तो समझो वो चलो खुद के लिए अगर लगाता वो तो लोगों के लिए भी भला तो करता ना। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे लुइस को नहीं देखना, हमने फ्रांस के किंगडम को देखना है। तो फ्रांस का किंगडम के पास पैसा होता, फिर लोग उनके ऊपर प्रेशराइज करते कि भाई आपके पास ट्रेजरी है। जैसे अगर आज के टाइम में हम गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप कोई इंफेरिकल डेवलपमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि जो कोविड का इम्पैक्ट रहा उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी जो है इफेक्ट हुई है। अगर गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा हो हैं तो हम तो फिर उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, तो वो आंसरेबल है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है, तो इससे तो फायदा ही होता। बट इन्होंने मैजिस्ट्रेट्स ने ऐसा क्यों कहा, पार्लियामेंट्स वाले मैजिस्ट्रेट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई ये तो बात समझ आती है। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप स्टेट जनरल को बुलाओ, उसकी सपोर्ट लेते हैं और टैक्सेस देखेंगे कि भाई लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो बात तो समझ आती है। बट इन्होंने ये क्यों कहा कि नेशन के अगेंस्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, वो बात तो वही है यार वही बात तो कह रहा है। अगेंस्ट नेशन कब होता है? ये पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है, ये प्रोसीजर की बात कर रहा है? और साथ में ये मैजिस्ट्रेट से भी कह रहे हैं कि भाई उनकी सपोर्ट ले लो, उनका एफर्मेशन ले लो। तो सिंपल सी बात है यार, इतना थोड़ी कोई टफ कोई चीज़ कह रहे हैं, सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ आप इसको, ठीक है। तो कि भाई ये कह रहे हैं कि आप जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, ठीक है। तो नेशन अगेंस्ट तब होता है जब आप लोगों को कंसल्ट ही नहीं करते। जो आपका जो प्रोसीजर है जो हम उसको कहेंगे एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे और ऐसे आर्बिट्रली आप मैकेनिज्म्स बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इनका मतलब वही था कि जनरल स्टेट को बुलाओ और देखेंगे। नोटेबल्स की क्या जरूरत है भाई, मैंने कहा ओकेजन्स पे बुलाते थे। तो इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये भी उसी में फॉल कर रहे थे। इनको भी लगा कि नहीं गला तो हमारा ही कट रहा है भाई, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। आया समझ? ठीक है, आगे कंटिन्यू करूं? अभी यार फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर आप लोगों की ये हालत है, आगे जैसे बढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है फिर मुझे 4-5 साल लग जाएंगे हमें ये फ्रेंच रेवोल्यूशन बैकड्रॉप ही पढ़ते हुए हैं। इतना हमने इसमें घुसना नहीं है यार, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द थीसिस एंड ऑल दैट हैं। एग्जाम देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो हर कोई बंदा सिटिंग भी बना लेता है, पढ़ भी लेता है, पता भी चल जाता है। जो सारी कहानी होती ना वो होती है जो आपको एग्ज़ाम में प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वहाँ जब बैठे होते हो, आप दे रहे होते हो प्रीलिम्स का, मेंस तक अगर पहुँचें, उससे जो बाहर निकलता है ना बच्चा, बस वही है जो जीता वो सिकंदर। उससे पहले हर एक बच्चे सिटिंग भी बना लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, मगर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ पे आपको पूरी तरह से ना प्रेशर बनता है। पहला प्रेशर ये है कि आपके पास टाइम, अ रेस अगेंस्ट टाइम है कि नहीं। उसके बाद फिर आपकी स्पीड, और उसके बाद स्पीड के बाद आपकी जो राइटिंग है, ठीक है, तो वो भी मैटर, वो तो है ही। राइटिंग ऐसी नहीं कि कोई सुंदर सुंदर बनाया, ठीक है, मतलब राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो विजिबल हो, उसको एग्जामिनर जो पढ़े वो भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आता है कि अटेम्पटेशन, और फिर वही बात आती है टाइम। तो टाइम तो वेट नहीं करेगा ना आपको, मैंने कहा ना इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। अब जब आप वो लिख रहे हैं, और मुझे बताइए आपने टाइम को भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस भी रिकॉल करने हैं, स्पीड का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब ये चीज़ें आप कर रहे होंगे, वेटेज ऑफ योर आंसर पेपर। तो ऐसा तो नहीं कि अब इधर बैठा हुआ है तो बस छापना है, उसको रिकॉल भी तो करना है और वेटेज भी बनाना है। अटेम्प्ट करके सीधे आ गए, और अटेम्पटेशन की ही सारी कहानी है वहाँ पे। तो वही है कि इन शॉर्ट वो जो प्रेशर है ना, उसको जो समझ गया और उससे बाहर निकलने की जिसमें क्षमता होगी ना, अब कुछ होंगी आप में क्वालिटीज़ जो पहले से ही होंगी कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा होगा, हाँ। और एक और प्लस पॉइंट होगा आप में कि आप ना आपका वोकेबलरी, आपका जो बेस बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है।
तो वो भी आपको एक फ़ायदा देगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बंदा भी गिर जाता है, तो वो उस प्रेशर को आपने समझना है, रिदम बना के चलो। पता चला कि आप लोग बड़े मज़े से लिख रहे हो, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, मगर स्पीड बड़ी स्लो है और आप क्वेश्चंस की अटेम्प्टेशन बहुत कम करके आए हो। बेशक जो अटेम्प्ट करके आए हो वो बहुत अच्छे हैं, वेटेज बना रहे हैं, मगर आपके स्कोर बहुत कम करवा रहे हैं वो आंसर जो आप दे के आए हो। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं वहाँ पे। जो उसको समझ गया और कर गया तो वही ये सिकंदर है। और उसके बाद जो आपको क्या लगता है जो नहीं कर पाए हैं, क्या वो सिकंदर नहीं है? वो भी सिकंदर है, मगर वो समझो हारे हुए सिकंदर है। हम सब सिकंदर है, जितने भी आप लोग। हम पुराने हैं, आप अब नए हो, आप जंग में जा रहे हो, ठीक है, बेशक हमने बैटल्स लॉस कर दी है या जो भी रीज़न रहा वट, ठीक है, हम सभी सिकंदर है जो भी सिविल्स की तैयारी कर, जिसने सिविल के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो दे रहा है, ठीक है। फ़र्क ये है कि कुछ ही वहाँ जीत पाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं देखना। हाँ, हम मैक्सिमम आप लोग क्या करते हो, आप लोग यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स मेक अ कंपैरिजन दूसरों के साथ। देखो, जो दूसरों के साथ आप कंपैरिजन करोगे, देखोगे उसको, वहाँ मोस्टली ऐसे होता है, जब देखोगे ना सबको, तो आपका ना वो जो है, हाँ, वो बिल्कुल वो उतर जाता है। वो क्यों उतरता है? हाँ, नहीं, जैसे ये इसको भी छोड़ो, SSB के ले लो, मैं सबसे लोएस्ट लेवल पे आता हूँ। मैं सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाते, हमारे साथ भी होता था। इवन कि ऐसा होता था जब प्री हो जाता था ना, प्री के बाद जब हम मेंस में बैठते थे, तो वहाँ पे जिन्होंने प्री किया होता था ना, वो कोट शोट पैंट टाई डाल जाते थे। उनको लगता था बस अब क्या, अब देना है और अब बस कुर्सी पे बैठाएंगे हमें, हैं। देखो, कॉन्फिडेंस एक चीज़ है और कॉन्फिडेंस दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम लोग डर जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जब डरते हैं हम, आपको लगता है अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वो तो ऑब्वियस है कि यार ये कैसे लिख रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा जब आप कॉलेज में या बाकी फ्रेंड्स के बीच में कोई एग्जाम देते थे, आप देखते थे अच्छा उसको लिख रहा है। मैंने आपको एग्जांपल कल अपने बारे में दी थी कि हमारा फ्रेंड वो लिखे जा रहा था, हम ऐसे देख रहे थे, हमें जेलस भी हो रहा था, यार ये तो स्कोर कर जाएगा यार। वो यार 3 इडियट्स में नहीं आपने सुना कि दोस्त अगर फेल हो तो दुख होता है, मगर वही दोस्त टॉप करे तो ज़्यादा दुख होता है, हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना। अगर कंपैरिजन कर रहे हो, अपने आप को अपनी नज़रों में घिरा रहे हो, इसका मतलब है कि फिर आप डिजर्व ही नहीं करते, बैठ रहे, दो ही नहीं, छोड़ो, हैं। कभी भी किसी को देखना ही नहीं है आपने कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसने कितना स्कोर किया, क्या किया, नहीं। आपको, मैंने कहा ना, यू हैव टू डिस्कवर यूर सेल्फ, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्फिडेंस और एक होता है और कॉन्फिडेंस। देखो, हार का डर हर किसी को रहता है। अब कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं हारता, वो और कॉन्फिडेंस है। ये चीज़ सोचना कि मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि जब भी आज मैं अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है मैं ये सब्जेक्ट मेरे लिए बना, मैं इसके लिए बनाऊँ। दूसरा अच्छा पढ़ाते होंगे, मेरे से भी अच्छे बहुत पढ़ाते होंगे, वो उनका डोमेन है, हैं। कंपेयर नहीं करता मैं किसी के साथ। इसका मतलब है आई गिव अ ड्यू रिगार्ड टू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने पढ़ाया। वैसे वही चीज़ है। अपने आप को पहले आप जो कॉन्फिडेंस तभी होगा जब अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। आप जब आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बनेगा ही नहीं। और एंड अनदर थिंग, आप अपने जो डिसएडवांटेजेस हैं ना आपके, उनके ऊपर काम करना है आपने। क्वालिटीज़ तो पता चल जाएंगी यार, जब वहाँ बैठोगे क्वालिटीज़ पता चल जाएंगी, उनके ऊपर वर्क करना है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं बहुत गंदा लिखती हूँ, मुझे ना पल्ले नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपकी कमियां है ना वो अपॉर्चुनिटीज है, हैं? आपकी जो कमियां है वो अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? क्योंकि वो आपने संवारनी है। क्या पता आपकी खूबियों से ज्यादा आप अपनी कमियों को इतना संवार दो। मेरी बात, आर यू गेटिंग मी? मेरे में कोई ड्रॉबैक है, क्वालिटी तो है मेरे में, पता है वो उतनी रहेगी, थोड़ी बढ़ सकती है, ज्यादा नहीं, वो उतनी रहेगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन माई IQ लेवल, तो बढ़ेगा नहीं ना वो, ठीक है, वो उतना ही रहेगा जितना मेरे में जो एफिशिएंसी होगी। बट जो आपकी ड्रॉबैक है ना वो गॉड ने रखी हुई है, अगर वो इसलिए रखी है ताकि आप उसके ऊपर काम करो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है यार। कभी कभी कुछ लोग उसमें इतना, जो उनकी डिसएडवांटेजेस होते हैं या डिसेबिलिटीज होती है जो उनको लगती है, बाद में वो उसी में लेजेंड्स बनते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में, ठीक है। सो इसलिए ढूंढने की कोशिश करो कि मेरे में कौन सी चीज़ जो है। हम क्या करते हैं, हम हाइड करते हैं अपनी कमियों को,
ठीक है। सो ये चीज़ आप समझो, बाकी मत सोचो कि टॉपिक बहुत टफ है, सिलेबस बहुत लेंथी है, ये है वो है, ठीक है। प्रिपेयर हर एक बच्चा हो जाता है यार। आज देखोगे यार आप जो टॉपर्स जिन्होंने सिविल्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं चाहे यूपीएससी के, दे आर कॉमन गाइज, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस ये है कि वो वहाँ उसको समझ गए जो वहाँ। अच्छा इसका पढ़ा, हिटलर का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, गैस चैम्बर्स पढ़ा है ना, ठीक है। तो बस ये वही समझो, वही हिटलर का गैस चैम्बर है यूपीएससी। वहाँ से एग्जाम में आप बैठोगे वहाँ पे, चाहे केएस को दो या किसी को भी, तो जब वो उधर से निकल गए ना, अब ऐसा नहीं कि खाली निकल के आना है वहाँ से, हाँ पहले यहाँ भरना है कुछ फिर, ठीक है। हाँ आया समझे, ठीक है। अब देखो, अब मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा समझा दूंगा, लिखा भी दूंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि किंग ने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट एक और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रख दिया, ठीक है। चार्ल्स को हटा दिया। चार्ल्स ने भी अपोज किया, और चार्ल्स की जो पर्सनल उसकी जो कैरेक्टर था, क्योंकि पार्लियामेंट के ने उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन करप्शंस के बहुत सारे लगाए थे, उसमें हम नहीं जाएंगे, हमने वो पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ने डिक्टो किया। डिक्टो किसका किया, पूरा कॉपी किया चार्ल्स का, कुछ नया नहीं उसमें रखा उसने। अब हालात ऐसे यहां पे ऐसे हो गए कि किंग ने फोर्स कर दिया पार्लियामेंट को फिर से कि भाई आप अब एनेक्ट करो लॉज को, मगर उन्होंने नहीं माना। तो किंग ने क्या किया, किंग ने, मैंने आपको बताया था, किंग ने उनके खिलाफ क्या किया, जो आर्बिट्ररी ऑर्डर निकाला था, मैंने कल बताया था आपको, वो इशू किया। और उनको, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट मिनिस्टर था उसने किंग को एक सजेशन दिया, कहा आप एक काम करो, इनको एग्जाइल में डाल दो इनको, और दूर रखो अपने एरिया से बहुत, क्योंकि अगर ये रहेंगे इनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बना रहेगा, लोग आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ये रेबल करेंगे, दंगे होंगे, इसलिए उनको निकाल दो। तो एग्जाइल करके उनको रख दिया, मगर उससे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए, फिर किंग को उनको वापस बुलाना पड़ा। और उसके बाद पूरी तरह से पार्लियामेंट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट, जुडिशली इंडिपेंडेंस की बात की, लोगों के फंडामेंटल राइट्स और बेसिक राइट्स की बात कर दी। मतलब अब ये हालात ऐसे हो चुके थे कि उनको एक बार एग्जाइल कर दिया, ठीक है, उसके बाद फिर वापस बुलाया, वापस बुलाने के बाद किंग, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा बस अब तो बहुत हो गया, अब टोटली अपने आप को सेपरेट कर दिया किंग से उन्होंने। और उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, डिमांड की किंग से कि भाई आप एक काम करो, आप क्या करो, असेंबली ऑफ स्टेट जनरल को बुलाओ। और वही असेंबली ऑफ स्टेट जनरल आपका शुरुआत है किसकी, सिंपल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा भी थोड़ा बहुत, मैंने मार्क्सिज्म के बारे में बताया था, आप लोगों को बताया था कि नहीं, पढ़ाया था थोड़ा बहुत, ऐसे बताया था मैंने। मार्क्सिज्म में मैंने बताया था बोर्गेसिस और प्रोलेटेरिएट्स, वर्किंग क्लासेस और कैपिटलिस्ट क्लासेस, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे बोर्गेसिस कौन से आते हैं, ठीक है। वो थोड़ी कन्फ्यूजन आपको रहेगी, मगर अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक चार्ट बनाऊँगा, आपको बता दूँगा, ठीक है। देखो इसमें आपको मैंने एक चीज़ पहले ही बता दी थी कि ये तो हमारे सामने बिल्कुल प्रूफ है कि क्लर्जीमैन कौन थे। क्लर्जीमैन में सारे के सारे रिच नहीं थे, उनके पास एक प्रिविलेज था कि वो, क्योंकि देखो फ्रांस में उस टाइम में रिलीजियस लीडर्स को बहुत ज़्यादा माना जाता था, किंग को उतना माना नहीं जाता था जितना उसको रिलीजियस लीडर को माना जाता था। क्यों, उस टाइम में चर्च की इंटरफेरेंस ना कोर्ट में, किंग ऑफ कोर्ट जो था, काउंसिल था, उसमें ज़्यादा होती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कस्टम ट्रेडिशंस ऐसे थे, और ऊपर से पहले से डिवाइन थ्योरी के ऊपर उनका वो बड़ा बिलीफ है। और उसमें ऐसा नहीं है कि क्लर्जी मैन जो पादरी, जो प्रीस्ट थे, वो सभी के सभी रिच थे, कुछ थे, ठीक है। जब तक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था, क्या है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन? हाँ, एक है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट, ठीक। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट पढ़ा है कि नहीं? ओल्ड टेस्टामेंट वही है, सेम ही है कि, और इसमें प्रिंटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग आया तो उससे एक फ़ायदा मिला इनको। फ़ायदा ये मिला कि मैंने कहा देयर वर सम सॉर्ट ऑफ, और वी कैन से द क्लर्जी मैन वर इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ मॉल प्रैक्टिसेस, है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग आया,
रिनाइसेंस का टाइम आया तो उन्होंने वहाँ क्या कर दिया, उसका बेनिफिट लिया, उन्होंने अपोज किया चर्च की अथॉरिटी को, किंग की अथॉरिटी को अपोज किया। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो आपको बाइबल पढ़ाई जा रही है ना, ये एक्चुअल टीचिंग नहीं है, इसमें चेंज हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मार्टिन लूथर, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस पर, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे फिर उसकी कॉपीज़ बनाई और चर्च के बाहर लगा दी कि भाई ये है एक्चुअल टीचिंग्स। तो जो पहले उसको फॉलो करते, जैसे आपने देखा होगा बुद्धिज़्म में 2 ग्रुप्स हैं, कौन से हैं? हाँ क्या उनमें, हाँ वो तो है, ठीक है, क्या किस में बिलीव करते हैं वो? हाँ, और जैनिज्म में, जैनिज्म में हाँ उनका क्या है थिंकिंग? आप जो भी बोलते हो ना, आपका क्या नाम है? हाँ बहुत, मुझे नाम ही नहीं याद रहते यार, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे नाम नहीं याद रहती किसी की, जिसका बैठ गया, जिसका नहीं बैठा तो समझ नहीं बैठ। जो भी बोलते हो बहुत एक्यूरेट बोलते हो, सही बोलते हो। देखो उसमें आपने जैनिज्म में पढ़ा होगा, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ग्रेजुअल स्टारवेशन। ग्रेजुअल स्टारवेशन आपने देखा होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था? हैं? नहीं, आपका क्या नाम है? आप पहला लेक्चर है आपका? अच्छा, कहाँ से हो बच्चों? अच्छा बनियाल से, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, वो जैनिज्म उन्होंने एम्ब्रेस किया था, ठीक है। और जो बिंदुसारा थे, उन्होंने भी एक रिलीजन अडॉप्ट किया था जिसको हम कहते हैं नास्तिक। नास्तिक एक्चुअली कुछ और है, मगर वो एक रिलीजन है, ठीक है। उन्होंने भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो किया था, ठीक है। देखो रिलीजन का मीनिंग कुछ और होता है। रिलीजन का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं आप किसी मेटाफिजिकल एंटिटी में बिलीव करते हैं तो आपका रिलीजन का मतलब ये आपका एक बिलीफ। बहुत सारे आपने देखे होंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर्स एथीस्ट या एक पर्टिकुलर जैसे उसमें बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ बिलीफ है उनका, सुपर नेचुरल है या किसी में भी है। उसके बाद फिर अशोक का तो हमें पता है कि वो बुद्धिस्ट बन गया था, ठीक है। ग्रेजुअल स्टारवेशन में आता है, उसमें मोस्टली क्या होते हैं कि वो अपने आप को ना, जो मतलब एक्चुअली कुछ हद तक ये सिमिलर है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो उसमें ये था कि बुद्धिज़्म में देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मिड पाथ है बहुत, क्योंकि खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दिया। उसमें वो खुद को स्टार्व करते, स्टार्व मीन्स उर्दू में कहते हैं फाका, मतलब खाना ही नहीं कुछ भी, बट डायरेक्टली नहीं, थोड़ा थोड़ा। पहले अन्न छोड़ दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रूट्स पे आए, फ्रूट्स भी छोड़ दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी भी छोड़ दिया, फिर डेथ। तो उनको लगता है कि खुद को सफ़र करने से, पेन करने से आपको क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? क्या था कंसेप्ट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है? अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ आप, यहाँ हिंदू कितने हैं टोटल? हाथ खड़े करो ज़रा। हाँ ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपसे ही आपकी माइथोलॉजी के बारे में, ठीक है। बुद्धिज़्म में मोक्ष पड़ा, ठीक है, और वही यहाँ पे भी है। देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ 7 बर्थ्स, है कि नहीं, है ना? 7 जन्म है ना, आप में होते हैं ना, ठीक है। वाई? कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया था? जो उस टाइम में महाभारत के टाइम में लॉर्ड कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया, वो सारा वही तो हिंदू माइथोलॉजी में सारा वही तो उसी में फॉल करता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये क्या है? कर्मा नहीं है, इट्स कर्म, ए साइलेंट रहता है, ठीक है। धर्म मानी है, धर्म, हाँ। तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री में हम देखें तो बहुत जगहों पे ए साइलेंट रहता है, ठीक है। तो अब कर्म क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? आप बताओगे मुझे पीछे, मोक्ष क्या है? हाँ, सारे रिलीजन में, सभी रिलीजन में फ्रीडम फ्रॉम है, अरे फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ यार। देयर इज अ सफरिंग इन द वर्ल्ड, सफरिंग इज अ कॉज, कॉज इज अ डिजायर। गौतम बुद्धा कहते हैं
देयर वॉज अ कंसेप्ट ऑफ शून्यता। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझो बस, थोड़ा ये भी हेल्प करेगा आपको। शून्यता का कंसेप्ट जो था बुद्धिज्म में है, उस पर नहीं जाऊंगा, बड़ा टफ हो जाएगा। रीबर्थ का मतलब ये है कि गौतम बुद्धा जो ने कहा कि भाई यहाँ पे हम आते हैं तो हमें हर तरह की एगनी है, पेन है, सफरिंग है, क्योंकि डिज़ायर है? तो उसमें भी नहीं जाऊंगा मैं अभी, छोड़ो उसको, थोड़ा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि रीबर्थ हमारा जन्म इस दुनिया में होता है, तो हम मोक्ष मतलब इज ए सम सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन, ऐसा कंडीशन है जहाँ पे ना पैदा होते हो ना मरते हो, ठीक है, आप एक किस्म के इटर्नल हो जाते हो, कोई सफरिंग ही नहीं है वहाँ पे आपको। तो ये मैंने कहा ये सेंटर है। फिर आप इस्लामिक में देखो उसका मीनिंग थोड़ा अलग है मीन वही, हिंदुज़म में देखो सब में वही सेंटर है, पैराडाइज, हेल, हेवन, वही चीज़ है, दैट इज़ ऑल अबाउट द मोक्ष। डेथ इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पैसेज टू अनदर वर्ल्ड, ठीक है, आप देखोगे फ्रॉम फिलोसफिकल वेव, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली क्या है कि इन्होंने जो यहाँ पे बताया था और इन्होंने वहाँ पे इसकी बात की थी कि इंसान जैसे बड़ा होता है, कपड़े पहनता है, फिर बूढ़ा होता है, कपड़े उतारता है अगले दिन, ये वो सारी चीज़ें उसमें अगर अच्छे से आप सुनोगे, ठीक है। बस हम लोग जब देखते थे, हम भी देखते थे जब वो महाभारत या जय हनुमान आता था, छोटे होते थे हम, तब होता था। अब कहाँ, आज तो क्या क्या चैनल्स हैं, तब DD1 होता था तो हम देखते थे बस वो कब तीर मारेगा, कब वो दिखने को मिलेगा, तो वो हम क्योंकि समझ नहीं थी ना। अब कभी सुनना आपको पूरा समझ आ जाएगा उसमें। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो मैंने कहा कि 7 जो होते हैं, देखिए उसमें मोस्टली क्या होता है कि तब तक आपका वो प्रोसेस होता रहेगा जब तक आपके जो कर्म है ना, ठीक है, कर्म का मतलब है डीड्स, धर्म का मतलब है ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी। जो आपकी डीड्स है ना वो 100% प्योर नहीं होती, आप निर्वाण अटेन नहीं कर लेते अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। जब आप वो अटेन कर लेते हो ना, आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब किसके लिए, मोक्ष के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है कि वो कहते हैं कि जो निर्वाण और मोक्ष जो है हर कोई अटेन नहीं कर सकता। बुद्धिज़्म में जो 2 ग्रुप्स है, एक कोशिश करवाता है कि भाई खुद का सेल्फ अटेन कर लिया, मगर दूसरे को भी करवाना है, वो भी उसके ऊपर एक ड्यूटी है, ठीक है। सो कहाँ पे था मैं, क्या बता रहा था मैं, याद दिला दिया करो मुझे, कहाँ पे थे हम। अच्छा, बोर्गेसिस का मैं कह रहा था, बोर्गेसिस का ना, ठीक है। हाँ, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था जो 3rd स्टेट में मैंने आपको लिखाया था कि नहीं। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कंपोजिशन पे ध्यान दो, हाँ सर ध्यान दिया सर, पता है सर सारा सर। अरे पहला, और हाँ मैं उनकी बात कर रहा था क्लैर्जीमैन की, तो उसमें कुछ गरीब भी थे जो प्रीस्ट थे, उनको एक ही बेनिफिट था, दे वर नॉट रिच। रिच सिर्फ कौन सा था, कुछ रिच थे नोबल्स, मेरी बात समझे कि नहीं, वो रिच थे। और जो क्लर्जीमैन थे उसमें बिशॉप है, मॉन्क है, नन है, ठीक है, उनमें कुछ जो था सेक्शन था उसका, उनके पास थे, सबके पास नहीं थे। उनको एक चीज पावरफुल बनाती थी, वो ये थी कि प्रिविलेजेस उनको किंग से ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस लीडर थे और रिलीजन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रांस किंगडम में। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे आज के टाइम में जो हम रिलीजियस लीडर है, या कोई भी जो है, या बाबा है, या कोई मौलवी है, या कोई पंडित है, तो उनको तो हम बड़ा मानते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। वो जो कहेंगे, वो किसी को भी कहेंगे वो मान जाएगा। महात्मा गांधी की बात करो, ठीक है, महात्मा गांधी के पास कोई प्रॉपर्टी थोड़ी थी, कोई रिच थोड़ी था अंबानी की तरह, मगर इन्फ्लुएंस ऐसा बनाया हुआ था कि अगर वो किसी को, अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, महात्मा गांधी का अगर आ गया, आपने देखा होगा कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, कौन थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर? हाँ, नेहरू थे, बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम में क्या थे? होम मिनिस्टर थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि नेहरू वॉज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर 2 times फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। वोटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे बेस्ट जो है वो, देखिए दोनों के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। कंपैरिजन क्या है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स थे, दे ऑल वर लेजेंड्स, में हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे रखा, कहा इसके लिए, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, तो उन्होंने अपना कैंडिडेचर जो आगे रखा। तो नेहरू को रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं, नेहरू में आप अगर फॉरेन पॉलिसी देखते हो, जो आर्किटेक्ट है वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता है।
और आपको शायद पता ही नहीं होगा कि जब भी फंडामेंटल राइट्स को आप पढ़ते हो आपको लगता है बस सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सॉरी हमारे भीमराव अंबेडकर जी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अरे उनका तो रहा है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन अ प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, और उसमें मैक्सिमम जो है लॉयर्स का हाथ रहा है। और लॉयर्स का हाथ रहा है इसका मतलब है उसमें लीगल लैंग्वेज होगी। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे आते हो, पॉलिटिकल थियरी को छोड़ो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे जब आते हो, पॉलिटी जो एक्चुअल है, आपको लगता है बड़ा इजी है, फंडामेंटल राइट कर दिया, और बहुत टफ है उसको इंटरप्रेट करना। हाँ बिल्कुल बहुत टफ होता है, आपको पता है। जैसे आपके जो श्लोक्स होते हैं या किसी रिलीजियस बुक में, रिलीजियस बुक्स में जो सेइंग्स होती है ना, वो गॉड की सेइंग्स होती हैं। आपको क्या लगता है कि उसका मीनिंग हमने पढ़ लिया? बहुत टफ होता है उसको इंटरप्रेट करना। आर्टिकल 14 को ही ले लो आप, इतना टफ है, इतना हिडन है ना, और इतना वास्ट है कि बता ही नहीं सकते। हमें बस रटा मार लेते हैं, स्टेट कैनॉट डिनाई, ये डिनाई, स्टेट कैनॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे फिर जब सरदार पटेल जी को रखा गया तो गांधी आ गए, गांधी ने इंटरवीन किया। गांधी का तो रोल जैसे महात्मा कहते हैं हम उनको, ठीक है। तो गांधी ने इंटरवीन किया, कहा नहीं एक काम करो, नेहरू को कहा बैठ जा, पटेल रहे, ये सॉरी सरदार पटेल को कहा बैठ जाओ और नेहरू को रखा। वाई? ऐसा क्यों? मतलब ये उसकी गांधी की वो की थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं था, कोई पर्टिकुलर पोस्ट नहीं थी, मगर क्या था? इन्फ्लुएंस था। वही चीज़ क्लर्जी मैन जो फ्रांस के थे वही उनके पास भी था, बाकी कुछ नहीं था उनके पास। ठीक है, इसका मतलब है देयर वाज पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ ऐसे प्रीस्ट हो सकते थे जो थर्ड स्टेट को सपोर्ट करें, और हुआ, ऐसा ही हुआ। अब मेरी बात समझे, नोबल्स तो कभी करते नहीं ना, बिकॉज वो सारे मैक्सिमम ऑफिशियल्स थे, हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर अब क्या होता था, फिर भी सपोर्ट क्यों ले जाते थे नोबल्स क्लर्जीमैन की, या किंग क्यों ले जाता था क्लर्जीमैन की सपोर्ट? क्यों? क्योंकि उसमें अगर कुछ ही गिने चुने होंगे, सपोज करो 500 है, 500 में से 90 ही है जो गरीब है या उनकी सिंपैथी थर्ड स्टेट के साथ है, तो भाई वहां तो मेजॉरिटी चलेगा ना, फिर उनको भी सुनना पड़ता था। वो भी फिर फॉलो करते थे किसको? नोबल्स को और किंग को। मैं कहा लास्ट में ऐसा हुआ जब असेंबली ऑफ जनरल स्टेट हुआ, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया। किसको? कुछ ने किसको दिया सपोर्ट? थर्ड स्टेट के लोगों को। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा था आपको कि ऐसा क्यों था, क्यों गांधी ने क्यों बोला उसको बैठ जाए? अरे देखो मैं वो चीज़ बताता हूँ, आप दोनों इसको बताओ, जो पटेल और उस वाई पटेल इज कंसिडर्ड एज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया? हाँ, आपको पता है एज फार एज फेडरेशन इज कंसर्न, फेडरेशन जो है एक है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन, unlike that of USA, we have a holding together federation.